हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और तब से लेकर आज तक हम सब हर वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के इस दिन हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जब हम गणतंत्र दिवस की बात करते हैं, जब हम गणतंत्र की बात करते हैं, तो गणतंत्र शब्द का तात्पर्य क्या होता है और क्यों हम कहते हैं कि भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, भारत एक रिपब्लिकन कंट्री है, लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। तो गणतंत्र के पीछे या गणतंत्र का जो शब्द है, उस शब्द का जो सार है, उसका जो एसेंस है, वो एसेंस क्या है, इस बात को अगर हम समझ लें तो हम बहुत बेहतर तरीके से इस बात को भी समझ सकते हैं कि इस दिन को हम क्यों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में संसदीय शासन की व्यवस्था है और संसदीय शासन की यह जो व्यवस्था है उसे हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया। ब्रिटेन का जो संसद है वो वेस्टमिंस्टर नामक स्थान में लंदन में स्थित है और इसीलिए संसदीय शासन की व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली कहकर भी पुकारा जाता है और वहीं से हमने किसी न किसी रूप में अपने देश में संसदीय शासन की व्यवस्था को अपनाया। लेकिन हमारे देश ने भले ही ब्रिटेन से संसदीय शासन की व्यवस्था को अपनाया, लेकिन हमारे देश का जो संसद है वो संसद उतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल ब्रिटेन का संसद है। ब्रिटेन का संसद जितना पावरफुल है उतना पावरफुल हमारे देश का संसद नहीं है। ब्रिटेन के संसद की शक्ति का वर्णन करते हुए किसी विद्वान ने लिखा है कि ब्रिटेन का संसद इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली है कि वो लड़के को लड़की और लड़की को लड़का ना बनाकर बाकी सारा काम वो कर सकता है। यानी उसके अंदर इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि वास्तव में वो लड़का को लड़की और लड़की को लड़का ना बनाकर बाकी सब कुछ सारा काम जो है वो क्या है कि कर सकता है। जबकि हम अपने देश के संविधान की बात करें, संसद की बात करें, तो हमारे देश का संसद उतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल ब्रिटेन का संविधान। और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, वो अलिखित संविधान है और वहां की जो संसद है उसके ऊपर किसी लिखित संविधान की कोई बाध्यता नहीं है, किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। लेकिन जब हम अपने देश के संविधान की बात करते हैं तो हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान के हिसाब से ही हमारे देश के संसद को काम करना होता है। ये बात सही है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत हमारे देश की संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जिस पर अभी कुछ विवाद भी जो है वो क्या कि छिड़े हुए हैं, तो उस पर अगर आप देखिए तो वहां पर कह सकते हैं कि एक बेसिक जो स्ट्रक्चर या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक सिद्धांत का एक प्रतिपादन हुआ, उस सिद्धांत के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे देश की जो संसद है उस संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी एक प्रकार का अंकुश है। और इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में संसद नहीं, संविधान सर्वोपरि है। संसद को संविधान के हिसाब से काम करना होता है और संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो संविधान की मान्यताओं के विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो संसद के द्वारा पारित ऐसे किसी कानून का जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत है उसको असंवैधानिक करार करके उसे खारिज भी कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे देश में आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे देश के संविधान पर नजर रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे देश की जो संसद है उस संसद का जो फ्रीडम है उस फ्रीडम को कहीं ना कहीं एक सीमा का अधिरोपण करता है, एक सीमा के भीतर उसे जो है कह सकते हैं रखने की कोशिश करता है। और इस हिसाब से हमारे देश का जो संसद है वो संसद उतना सर्वोपरि, उतना शक्तिशाली नहीं हो जाता जितना पावरफुल, जितना शक्तिशाली जो है ब्रिटेन का संविधान दिखता है, ठीक है।
अब देखिए, जब हमने संसदीय शासन की व्यवस्था का अपनाया ब्रिटेन के संसदीय, तो ब्रिटेन का जो संसद है और हमारे देश का जो संसदीय शासन की व्यवस्था है, उसमें आप देखिएगा दो दो प्रधान होते हैं ना। संसदीय शासन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से एक आधार पर वो भिन्न है, और वो भिन्न ये है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कार्यपालिका के एकमात्र प्रधान होते हैं और वो वास्तविक प्रधान होता है और जिसे राष्ट्रपति के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन जब हम संसदीय शासन की व्यवस्था की बात करते हैं तो संसदीय शासन की व्यवस्था में क्या होता है कि वहां पे दो दो प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र के, एक टोकन हेड होता है, और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। तो वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री है और नाम मात्र का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री की जो व्यवस्था जो संसदीय शासन की व्यवस्था में है, वही संसदीय शासन की व्यवस्था ब्रिटेन में है। इसलिए वहां का भी वास्तविक प्रधान वहां के जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो प्रधानमंत्री वहां की व्यवस्था को देखते हैं और वो मुख्य होते हैं। और जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति की हिंदुस्तान में जो कह सकते हैं हैसियत है, जो उनकी स्थिति है, सेम ऐसी ही स्थिति ब्रिटेन के किंग या क्वीन का है। अभी ब्रिटेन की महारानी की डेथ हुई तो वहां पर आपने देखा कि तुरंत जो है प्रिंस चार्ल्स वहां के सम्राट बन गए। तो वहां का सम्राट, वहां का किंग या क्वीन इज इक्वल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है वही स्थिति ब्रिटेन के जो है सम्राट या क्वीन का है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर भी थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क क्या है? सबसे बड़ा जो फर्क है, सबसे बड़ा फर्क है वो यही है कि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो पद वंशानुगत नहीं होता है, वो हेरेडिटरी नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम क्या करते हैं, ब्रिटेन के सम्राट या क्वीन की बात करते हैं तो उनका पद जो है वो क्या है, वंशानुगत है। वहां पे महारानी की डेथ हुई, बिना किसी चुनाव के प्रिंस चार्ल्स वहां के सम्राट बन गए और वहां के संवैधानिक प्रधान बन गए। वहां मतलब कह सकते हैं राष्ट्र के वो प्रधान बन गए, भले ही वो नाम मात्र के प्रधान है, लेकिन राष्ट्र का जो प्रधान है वहां पे किंग और क्वीन है, यहां पे राष्ट्रपति है। तो एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यही है कि वास्तव में हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत नहीं है। ठीक है, ये बात सही है कि जनता के द्वारा डायरेक्टली वो ऐसे इलेक्टेड नहीं होते हैं जिस तरह से हमारे देश के सांसद या विधायक इलेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे किसी भी रूप की बात करें तो इलेक्टेड होने की वजह से उनका पद वंशानुगत नहीं रह जाता और इसी वजह से भारत गणतंत्र है। लेकिन ब्रिटेन का किंग या क्वीन का जो पद है वो पद वंशानुगत होने की वजह से ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, लेकिन भारत जो है वो क्या हो जाता है, गणतंत्र हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और गणतंत्र दिवस जो मनाया गया, चूंकि 26 जनवरी 1950 के पहले अगर आप देखिएगा तो ये बात सही है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान आजाद हो गया। भारत आजाद तो 1947 में हो गया, लेकिन अभी हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान अभी क्या है कि उसके निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ था। आपको ये पता है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हमारे देश के संविधान के लेखन का कार्य जो है वो कह सकते हैं कि प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक जो है वो चलता है। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारे देश का संविधान जो है वो क्या है, लिखा गया। ठीक है, हमारे देश के संविधान के लेखन का कार्य जो है वो क्या है कि पूरा हुआ। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि जब 26 नवंबर 1949 को ही हमारे देश के संविधान का लेखन कार्य पूरा हो गया और यहां तक कि हमारे देश के संविधान के 395 आर्टिकल्स में से आर्टिकल 395 है ना, 395 आर्टिकल्स में से 16 आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि शेष संविधान को भी जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही क्यों नहीं लागू कर दिया गया। तो इसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन ये था कि जब लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था 1929 एडी में, तो उसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। इसके बाद क्या होता है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के किनारे भारत की पहली पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। यानी कि 26 जनवरी का जो दिन है ना,
वो भारत की आज़ादी के पहले, यानी कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश जो आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले की अगर हम बात करें तो आज़ादी के पहले हमारे देश की जो स्वतंत्रता दिवस है वो स्वतंत्रता दिवस 1930 से हर वर्ष 26 जनवरी के दिन जो है वो कह के मनाया जा रहा था। लेकिन 1947 में हमारा हिंदुस्तान जो है, भारत जो है वो 26 जनवरी को तो आज़ाद हुआ नहीं, 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो आज़ादी का अब जो दिवस है वो दिवस 26 जनवरी ना होकर बल्कि क्या हो गया, 15 अगस्त हो गया। ठीक है, वो 15 अगस्त हो गया और 15 अगस्त होने की वजह से 26 जनवरी का जो दिन था, जो ऐतिहासिक रूप से हम भारतीयों के जनजीवन से जुड़ा हुआ था, भारतीयों की एक कह सकते हैं कि भावनाओं के, दिलों के बहुत ही करीब है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख था, जबकि हम हर वर्ष 1930 से इस दिन भारत की पूर्ण स्वाधीनता दिवस को मना रहे थे। 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद होने की वजह से अब 15 अगस्त आज़ादी का दिवस हो गया। तो 26 जनवरी की जो महत्ता अब तक हमारे जनजीवन पे, हमारे मन मस्तिष्क में बना हुआ था, अब वो अनायास ही जो है, अचानक ही जो है वो क्या होने लगा, अप्रासंगिक नजर आने लगा। लेकिन हमारे देश के संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन सदस्यों ने 26 जनवरी का जो दिन, उसकी जो महत्ता, उसका जो इम्पोर्टेंस था, उस इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के ऐसे संविधान के ऐसे अनुच्छेद जिसको तत्काल लागू करना हर हाल में जरूरी है, ठीक है, उसको लागू कर दिया जाए, लेकिन शेष संविधान के लिए 2 महीने का इंतजार किया जाए ताकि 26 जनवरी का जो दिन है उसकी प्रासंगिकता बनी रहे, उसके इंपॉर्टेंस बने रहे, वो हमारी नज़रों से ओझल ना हो, हमारे भावनाओं से जो है परे ना जा सके। और इस वजह से क्या होता है कि 26 जनवरी यानी 26 नवंबर 1949 के दिन कुछ प्रावधान लागू करके 2 महीने का इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और फिर भारत क्या हो जाता है, गणतंत्र हो जाता है। तो इसके पहले अगर आप देखिएगा तो क्या होता है कि भारत में जो व्यवस्था चल रही थी उसमें आपको पता होगा कि माउंटबेटन, हिंदुस्तान आजाद हो गया 1947 में, लेकिन माउंटबेटन जो है वो भारत का जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल के रूप में वो 30 जून 1948 तक जो है वो शासन करता रहता है। लेकिन 30 जून 1948 का उनका जो मियाद है वो पूरा होता है और यहां से वो चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अभी हमारे देश का संविधान तो लागू हुआ नहीं या संविधान बनकर तैयार हुआ नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि सी राजगोपालाचारी को माउंटबेटन के जाने के बाद भारत का गवर्नर जनरल उन्हें बनाया जाता है और वो तब तक गवर्नर जनरल रहते हैं जब तक कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू नहीं हो जाता। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कमान जब तक नहीं संभाली तब तक वो राजगोपालाचारी जो थे वो गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते रहे और जैसे ही संविधान लागू हुआ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ग्रहण किया, भारत गणतंत्र बना। और गणतंत्र का एक लाइन में अब अगर हम उसका निष्कर्ष समझें कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं या गणतंत्र शब्द का मतलब क्या होता है, तो गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारे देश के जो हमारे राष्ट्र का जो प्रधान है उनका पद वंशानुगत नहीं है बल्कि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जबकि हम ब्रिटेन से भले ही हमने संसदीय शासन की व्यवस्था को अपनाया, लेकिन वहाँ पर जो किंग या क्वीन है उनका पद जो है वंशानुगत है, इसलिए वो गणतंत्र नहीं है। हमारा देश गणतंत्र है और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ और तब से हम सब हर वर्ष कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के रूप में हम अपने देश का जो है कह सकते हैं 26 जनवरी की तारीख को जो है हम लोग मनाते हैं। और यही है इनकी साथ, इनकी यही बात। और हम सब इसी 74वें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने एम्बेसी हॉल के परिवार की तरफ से आप सबों को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। और आप सबको पता है कि संजीवनी द लाइफलाइन जैसे एक नई संस्था का भी जो है आगाज़ हो चुका है, तो उसकी तरफ से भी मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब इंतज़ार करिए, अब धीरे धीरे हमारी लाइव क्लास जो है वो प्रारंभ होने वाली है। हमारी जो क्लासेस जो चल रहे थे, जो वो सारी क्लासेस जो है वो हाइब्रिड मोड पे अब आ जाएंगे। तो फिलहाल आज मैं विदा लेता हूं, फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।